जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी और उनके नेता इतने निराश हैं, इतनी हताशा छाई है कि अब वो विपक्ष के नेताओं पर हमला करने पर उतारू हो गए हैं। विपक्ष के नेता पर लाठियां चलवा रहे हैं, प्रचार से रोक रहे हैं, उन्हें घायल करने की, नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कैसे भी इस बार सत्ता में लौटा जा सके। लेकिन ममता बनर्जी की और इनकी पार्टी की इस मनमानी को गृह मंत्रालय देख रहा है और गृह मंत्री अमित शाह की अब इस पर नजर है और इस पर आगे एक्शन की तैयारी हो रही है। जो मनमानियां, जो हमले इनकी पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर कर रही है, देखिए अभी हुआ क्या है और क्यों उसमें गृह मंत्रालय को दखल देना पड़ा है। शुवेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के नेता, उनके ऊपर टीएमसी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, जिसमें नाम तो यहां तक आ रहा है कि टीएमसी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट, टीएमसी लेबर यूनियन के लीडर वहां पर मौजूद थे जब शुवेंदु अधिकारी पर हमला किया गया। बीजेपी से टीएमसी को सीधे सीधे चुनौती मिल रही है। शुवेंदु अधिकारी जो है बीजेपी के बड़े नेता है, प्रमुख चेहरा है, तो वो प्रचार पर निकले हुए हैं 1 महीने के, और यहाँ पर अलग अलग जिलों में वो जा रहे हैं। जैसे कि अभिषेक बनर्जी प्रचार कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। वो ऐसी ही एक सभा से लौट रहे थे पुरुलिया से, जब पश्चिमी मेदिनीपुर वहां पहुंचे। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में वहां की चंद्रकोना रोड बाजार पर जब उनका काफिला पहुंचा तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, लाठियां लेकर पहुंच गए और गाड़ियों पर लाठियां बरसाने लगे। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और उनके साथ काफिला था, तो इन लोगों को यह अंदाजा तो नहीं लगा कि शुवेंदु अधिकारी किसमें है और वो भी काले शीशे वाली गाड़ी वहां पर है। तो ऐसे में इन्होंने सब गाड़ियों पर लाठियां बरसाई और अगर शुवेंदु अधिकारी इनके हाथ लग जाते तो ये लोग शायद कुछ अनहोनी ही करके वहां से निकलते। वो तो शुवेंदु अधिकारी वहां पर बचे क्योंकि गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी, गाड़ियां मजबूत थी। दूसरी बात, बीजेपी के वहां के जो लोकल कार्यकर्ता हैं उन्होंने दखल दिया और टीएमसी के गुंडों को वहां से भगाया। और इसके बाद ये तो गुंडागर्दी हुई पार्टी की। अब गुंडागर्दी देखिए पार्टी से संचालित पुलिस की। पहले तो पुलिस को फोन लगाते रह गए तो पुलिस नहीं आई, और जब आई तो निष्क्रिय रही, और जब एफआईआर दर्ज करने की मांग की तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो शुवेंदु अधिकारी को 6 घंटा वहां के थाने पर बैठना पड़ा। वो धरने पर बैठ गए, फर्श पर बैठ गए वहीं पे कि एफआईआर दर्ज होगी और नॉन बेलेबल होगी, क्योंकि ऐसी हल्की धाराओं में ये लोग मामला दर्ज कर रहे थे जो कि जमानत जिसपे आसानी से मिल जाए। उनका यूथ विंग का नेता, वहां के लेबर यूनियन का नेता पकड़ा जाए तो तुरंत जो है वहां पर जमानत पहले से ही तैयार बैठी रहे, पहले तो पकड़ ही ले कोलकाता पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस। वहां तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है टीएमसी के लोगों को हाथ लगाने की, इसीलिए तो हमला किया है कि पता है कुछ नहीं होगा। लेकिन शुवेंदु अधिकारी वहां पर धरने पर बैठे रहे और इस सब का वीडियो बना है कि किया क्या गया और कैसे पुलिस ने इन लोगों की अनसुनी करने में पुलिस लगी हुई थी, लेकिन फिर जाके दबाव में इनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। और सोचिए, नेता प्रतिपक्ष है, कैबिनेट का दर्जा मिलता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो। अब आप ये समझिए, ममता बनर्जी के किसी मंत्री पर हमला होता तो क्या स्थितियां बनती, पुलिस की प्रतिक्रिया क्या होती, कार्रवाई किस तरह की होती। तुरंत के तुरंत उन लोगों को पकड़कर डंडे से बजा दिया जाता, कोर्ट तो बाद में जाएंगे, कितनी सख्त कार्रवाई होती, कैसी सुरक्षा उन्हें दी जाती। लेकिन कैबिनेट रैंक के ही एक नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष है, आप उसको ऐसे भगा रहे हैं थाने से। थाने में ये हाल है कि उसको थाने में धरने में बैठना पड़ रहा है और उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये ममता बनर्जी की पुलिस का हाल है कि पश्चिम बंगाल का हाल क्या कर दिया। और आज ये सोचने वाली बात है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, जब नेता प्रतिपक्ष को थाने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। अगर टीएमसी के नेता, कार्यकर्ता, गुंडे यहाँ पर आम लोगों के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे एफआईआर करने। और जब पता चलेगा पुलिस वाले को ये तो टीएमसी का है, तो क्या एफआईआर दर्ज करेगा। आम लोगों का क्या हाल होगा पश्चिम बंगाल में जब शुवेंदु अधिकारी का ये हाल है। तो ये तो ममता बनर्जी के राज में चल रही गुंडागर्दी को साफ दिखाता है। लेकिन जब पुलिस इनकी नाकाम हो गई, पुलिस इनकी पूरी तरह से पक्षपाती हो गई, तो फिर वहां पर गृह मंत्रालय ने दखल दिया है। सीधे सीधे संज्ञान लिया गया है इस मामले का, क्योंकि ये कैबिनेट रैंक के एक नेता पर हमला हुआ, जिसके बाद राज्य की पुलिस नकारा साबित हुई और वो एक तरह की कठपुतली साबित हुई राज्य सरकार के हाथ में। तो उसके बाद गृह मंत्रालय ने इसमें हस्तक्षेप किया
और इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है शुभेंदु अधिकारी के कार्यालय से, नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। इसका पूरा वीडियो भेज दिया गया है गृह मंत्रालय को, और इस पर क्या पुलिस का एक्शन हुआ, किस तरह हुआ, कोई क्या गिरफ्तार किया भी गया कि नहीं किया गया है, इस सब को लेकर पूछा गया है। रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद जो गृह मंत्रालय है वो फैसला लेगा कि आखिर कि यहाँ पर अब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगर ममता बनर्जी यहाँ के बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर गृह मंत्रालय केंद्र से उन्हें किस तरह सुरक्षा दी जा सकती है और कैसे टीएमसी के गुंडों को कंट्रोल किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद फैसला होने वाला है। इसमें जहां चर्चा है कि यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती हो सकती है, पहले हो सकती है, चुनाव से पहले हो सकती है, कोई और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, राज्य पुलिस से जवाब मांगा जा सकता है। तो इसके लिए गृह मंत्रालय इस पर अब विचार कर रहा है कि कैसे इनकी गुंडागर्दी को रोका जाए। और गुंडागर्दी के साथ साथ बेशर्मी देखिए कि टीएमसी के नेता इस घटना पर बोल क्या रहे हैं। अनूप चक्रवर्ती है टीएमसी के प्रवक्ता, उन्होंने मीडिया में क्या बोला है कि ये हमला तो शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में जो सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं उन्होंने ही किया है। सीआरपीएफ के जवानों ने ही लाठियां बरसाई हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहचान नहीं पाए तो वो उन्हीं को मारने लगे। यानी कि कोई और नहीं मारने आया था, मारने आए थे तो इनकार कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो है, लाठियां बरसाते हुए वीडियो है। तो कह रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवानों ने ही लाठियां बरसाई हैं। अब आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ये आपके पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं है। यहाँ सीआरपीएफ के जवान हैं जिन्हें सुरक्षा के लिए रखा गया है, जो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से आए हैं, और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं नहीं वो ही डंडे बरसा रहे थे, हमारे टीएमसी के नेता तो कुछ नहीं कर रहे थे, टीएमसी के झंडे वहां पर वो लेकर नहीं आए थे, और जिनके चेहरे पहचाने जा रहे हैं वो इनके नेता नहीं है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे इन्होंने मजाक बना रखा है कानून व्यवस्था का। लेकिन जब आप सीआरपीएफ पर सवाल उठाएंगे तो आप गृह मंत्रालय को बीच में अपने आप खींच लेकर आ जाते हैं, और गृह मंत्रालय इसमें आ चुका है कि जो अब हाल चल रहा है पश्चिम बंगाल का, उसमें तो बिना दखल के काम हो नहीं सकता। सुकांत मजूमदार बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी यही मांग की है कि चुनाव से पहले यहाँ पे सुरक्षा कड़ी की जाए, सीआरपीएफ को यहाँ पर तैनात किया जाए, वरना तो ये लोग वोट ही ढंग से नहीं डालने देंगे लोगों को। और ममता बनर्जी के ये जो कार्यकर्ता, गुंडे कार्यकर्ता हैं, ये दूसरे विपक्ष के नेताओं को प्रचार नहीं करने देंगे, और हो सकता है यहाँ पे कोई और तरह से भी हिंदू मुस्लिम करके कोई माहौल खराब करने की तैयारी हो, कोई सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करे, तो इसके लिए गृह मंत्रालय का बीच में हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने यह हाल कर दिया है कि हर तरफ से ये मांग उठ रही है। पहले चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से मांग की, क्योंकि चुनाव आयोग के दफ्तर में इनके बीएलओ एसोसिएशन के लोग घुस आए और मुख्य जो राज्य चुनाव आयुक्त है उनके दफ्तर के आगे बैठ गए धरना देने के लिए, और वहां के कर्मचारी परेशान है कि यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस से कुछ नहीं किया गया। तो फिर वहां पर सीआरपीएफ की सुरक्षा बढ़ाई गई। अभी ईडी जांच करने आती है तो ममता बनर्जी खुद दौड़ी चली आती है ताकि सबूत मिटाए जा सके। वो कोयला घोटाले, कोयला स्कैम, घोटाला भी नहीं कहेंगे, तो कोयला स्मगलिंग का मामला है। कोयला स्मगलिंग के मामले में, तस्करी के मामले में कागज ढूंढ रही है इधर ईडी, और ममता बनर्जी आकर प्रतीक जैन का मोबाइल उठा लेती है, जिनकी कंपनी पर हवाला कारोबार का आरोप लगा हुआ है, और ईडी के अधिकारियों को धमकाया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है। अब यहाँ पर ईडी के अधिकारियों के, ये जो जांच एजेंसियां हैं, इनको भी गृह मंत्रालय से सुरक्षा की जरूरत और ज्यादा है जब वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाएं। ये पूरे हालात यही दिखा रहे हैं, और इस सब के बाद, इस सब को देखने के बाद गृह मंत्रालय भी एक्शन मोड में है, और इस पर विचार हो रहा है कि क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति शासन की बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन इतना आसान नहीं होता है, और ममता बनर्जी तो देखिए चाहती ही है कि ऐसा कुछ केंद्र सरकार कर दे जिससे उन्हें सिंपैथी मिल जाए। ये दो वजहों से ये सब चीजें कर रही है। गृह मंत्रालय पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ बात अभी आ गई है तो ममता बनर्जी किन वजहों से कर रही है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए ममता बनर्जी में एक तो इनकी पार्टी जो है घोर निराशा में है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इस बार का चुनाव बड़ा मुश्किल है। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, बंगाल के लोगों को दिख रहा है कि कैसे ये मुसलमानों के पैरों में गिरी हुई है, घुसपैठियों को बसा रही है, और बंगाल फाइल्स जैसे फिल्म इन्होंने बैन कर दी क्योंकि मुसलमान नहीं चाहते थे कि वो फिल्म वहां पर चले, जबकि उसमें बंगाल का इतिहास दिखाया था। और जावेद अख्तर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, नहीं करवा पाए क्योंकि वहां के कुछ मुसलमानों को समस्या थी। तो ममता बनर्जी कैसे इनके हाथों में खेल रही है और बंगाल को जला रही है, तो ये साफ दिख रहा है। इसके कारण ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर माहौल है, तो निराशा तो है ही, तो लगता है विपक्ष का मुंह बंद करा दे, प्रचार के लिए
शुभेंदु अधिकारी को इन्होंने परमिशन नहीं दी, अनुमति नहीं दी कि सुरक्षा कारणों से वो हाईकोर्ट से अनुमति लेकर आए हैं। तो दबा दो विपक्ष को ताकि लोगों के पास कोई विकल्प ही ना बचे तो हमें ही चुने। अब दूसरी बात ये भी है कि ये चाहती है कि हम ऐसा उत्पात मचाएं, ऐसा हाल कर दें कि केंद्र सरकार को दखल देना पड़े, हमारी कुछ शक्तियां कट करनी पड़े, और अगर राष्ट्रपति शासन लगा दे तो और बढ़िया है, ताकि जब 2 महीने के 3 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव हो दोबारा तो लोगों की सिंपैथी मुझे मिल जाए, लोग मुझसे सहानुभूति रखे कि देखो जी ममता बनर्जी को मोदी ने परेशान कर दिया, शाह ने परेशान कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, इनसे पावर छीन ली, अब तो बंगाली नहीं चला पाएंगे, बंगाल को कोई और चलाएगा। तो ये सब के नाम पर ये सिंपैथी सहानुभूति पाकर वोट खींच ले। ये बात बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं कि ये इतना घटिया माहौल इसलिए भी बना रही है कि केंद्र दखल दे और फिर मैं उसके नाम पर सहानुभूति बटोरूं। ममता बनर्जी ने इसीलिए इन सब कामों के लिए खुली छूट दी हुई और खुद भी शामिल है, जांच एजेंसियों को रोक रही है। लेकिन राष्ट्रपति शासन के अलावा भी बहुत से विकल्प होते हैं जिसके ऊपर गृह मंत्रालय अब काम कर रहा है, और ये देखा जाएगा कि कैसे इनकी गुंडागर्दी को कम किया जा सकता है, चाहे कुछ प्रतिष्ठानों पर जैसे ईडी, सीबीआई, इनके दफ्तर पर या जांच के दौरान और सुरक्षा बल भेजे जा सके, कुछ नए प्रोटोकॉल बनाए जा सके ताकि ममता बनर्जी इस तरह से दखल ना दे। साथ ही जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वहां प्रचार के लिए या फिर चुनाव से पहले वहां पर सीआरपीएफ की संख्या बढ़ाना, और जो संवेदनशील इलाके हैं या फिर कह सकते हैं कि वो इलाके जहां ममता बनर्जी टीएमसी का वर्चस्व है या वो इलाके जहां पर घुसपैठिए ज्यादा है, वहां पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जाए सीआरपीएफ के जरिए या दूसरी और कोई बटालियन लाकर कोई और तरीके से, जिससे कि राज्य की पुलिस पर निर्भर ना रहना पड़े वहां के लोगों को, बीजेपी के नेताओं को, और तुरंत एक्शन हो सके और ये इस तरह की किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो ये सब रास्ते तलाशने शुरू हो गए हैं, रिपोर्ट मांगी गई है और चीजें देखिए रिपोर्ट के बाद ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि इधर कुछ हुआ और तुरंत एक्शन हो गया। सरकार के तरीके हैं, डेमोक्रेसी है तो उसमें तरीके इसी तरह से होते हैं। रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट के आधार पर ममता बनर्जी टीएमसी को अब मनमानी से रोका जाएगा, और अमित शाह अब गृह मंत्री के तौर पर, ना कि बीजेपी के नेता के तौर पर, गृह मंत्री की शक्तियों के साथ पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था की, वहां के लोगों की, बीजेपी के नेताओं की, जांच एजेंसियों की सुरक्षा की कमान हाथ में ले सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।